सोचिए 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक ऐसी पोस्ट बनाई जो आज लगभग 200 साल बाद भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे मजबूत पिलर है। ऐसा क्या था इस पोस्ट में? क्यों इसे आईज एंड ईयर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है? चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। इस टॉपिक को समझते हैं, जो कि टॉपिक का नाम है रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिविजनल कमिश्नर। So welcome back to my YouTube channel Pabedam Classes for UGC NET, Public Administration and UPSC Optional। मैं बीपी सर आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम जीरो टू टॉप रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिविजनल कमिश्नर के बारे में समझाऊंगा। सो इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, सो लाइक एंड सब्सक्राइब Pabedam Classes for more updates regarding UGC NET and free study material for UGC NET Public Administration। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट यूनियन लेवल, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन एट स्टेट लेवल, मतलब कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एट रीजनल लेवल मींस रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, अगर आप देखेंगे तो क्रोनोलॉजिकली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने पूरे इंडिया में जो लागू होता है, पूरे इंडिया के टेरिटरी में जो लागू होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसके बारे में पढ़ा, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करता है, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट यूनियन लेवल। देन उसके बाद हम उसके सब डिवीजन, छोटे छोटे स्टेट के बारे में पढ़ा। अब स्टेट के बाद जो छोटा हमारा डिवीजन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए उससे पहले हम समझते हैं कि हमारा ये रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन रीजनल होता क्या है, ये डिविजन्स होते क्या हैं। सो जैसे हमें पता है कि हमारा जो कंट्री इंडिया है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। वहां पे डिफरेंट क्या है, स्टेट है हमारे। तो जो हमारा यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पूरे इंडिया के टेरिटरी के लिए लागू होता है। ठीक जस्ट उसके बाद अगर हम छोटा यूनिट आए तो हमारा क्या है, सारी स्टेट होते हैं। तो जो स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन लागू होता है मुझे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यूपी स्टेट का मैंने यहाँ पे मैप लिया है जस्ट समझाने के लिए। तो देखिए, जो हमारा क्या है, पूरा यूपी है। तो इसके टेरिटरी में यहाँ के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो लागू होगा वो क्या होगा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लागू होगा। बट ये क्या है, एक ब्रॉड एरिया है। तो अगर हम इससे छोटा यूनिट पढ़े तो उससे छोटा यूनिट बोला जाता है डिवीजन। क्यों? क्योंकि एवरी स्टेट क्या है, कुछ डिवीजन में डिवाइड कर दिए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन स्टेट टू स्टेट। कौन सा स्टेट कितना बड़ा है तो उसमें उतना ज्यादा डिवीजन होते हैं। जैसे हम यूपी गवर्नमेंट में क्या है, 18 डिवीजन है। 18 डिवीजन बेसिकली मंडल जिसको बोलते हैं आप लोग, मंडल। तो क्या है, जस्ट कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रन हो सके तो इसीलिए पूरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को छोटे छोटे डिवीजन में बांट दिया गया है। तो जो यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी को बेसिकली 18 डिवीजन में बांटा गया है। तो 18 डिवीजन बेसिकली, डिवीजन क्या होता है, तो एक डिवीजन में बेसिकली 3 से 6, 7, 8, 9 डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्टेट टू स्टेट। तो आई होप आपको पता होगा कि डिवीजन क्या होता है। डिवीजन बेसिकली क्या है, सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ स्टेट है, या तो डिवीजन उसको बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ 3 to 6 डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। तो क्या होता है, उसको डिवीजन हम बोलते हैं। ये डिवीजन इसलिए क्रिएट किया गया कि ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो इफेक्टिवली रन किया जा सके। लाइक देखिए, जैसे यूपी गवर्नमेंट में बेसिकली 18 डिवीजन है। तो ये 18 डिवीजन में हम जस्ट एग्जांपल लेते हैं वाराणसी डिवीजन का। वाराणसी डिवीजन देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे वाराणसी डिवीजन बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट का क्लस्टर है। तो वाराणसी डिवीजन में देखिए आपका गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट आता है, वाराणसी सेल्फ आता है एंड जौनपुर आता है। तो बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक डिवीजन बनता है, उसको बोलते हैं डिवीजन। और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू होगा इस पूरे टेरिटरी तक, मतलब इस सारे चारों डिस्ट्रिक्ट में जो कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू होगा उसको बोलेंगे रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। लाइकवाइज लखनऊ डिवीजन की अगर हम बात करें तो लखनऊ डिवीजन में बेसिकली देखिए
जौनपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, उन्नाव है, हरदोई है, लखनऊ इटसेल्फ है, तो और रायबरेली है। तो यहाँ से देखिए अगर ऐसे पूरा इसका ये टेरिटरी एक्सपेंस हुआ है लखनऊ डिवीजन का, तो उसमें बेसिकली 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो 6 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक लखनऊ डिवीजन बनता है, एलकेओ डिवीजन। लाइकवाइज जैसे अदर स्टेट की हम बात करें, जैसे राजस्थान की ले लो, तो राजस्थान में भी बहुत सारे डिवीजन होते हैं। तो उसमें कुछ डिवीजन में 4 या 5-6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं। तो जस्ट समझाने के लिए मैं एक स्टेट का एग्जांपल लिया हूं, ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लैरिटी हो कि डिवीजन बेसिकली होता क्या है। अब बात करते हैं कि बेसिकली है क्या इसका नीचे। देखिए क्या इंटरमीडिएटरी लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। जैसे हमारा यहाँ पे हो गया स्टेट और यहाँ पे उसके डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। तो इनके दोनों के बीच एक इंटरमीडिएटरी लिंक है, एक क्या है, ब्रिज है। किसका? स्टेट हमारा हो गया और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। इन दोनों के बीच क्या है, एक लिंक होता है हमारा, जिसको बोलते हैं डिवीजन। एक इंटरमीडिएटरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं डिविजनल। और जो इसको हेड होता है, बेसिकली अब डिवीजन होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, तो उसको हेड करने के लिए कोई ब्यूरोक्रेट्स होगा। तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा उसको बोलते हैं हम डिविजनल कमिश्नर, जो कि एक सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर होता है। बेसिकली चीफ सेक्रेटरी से जूनियर होगा, और बाकी सारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के जो हेड होते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनसे सीनियर होगा, जो कि सेक्रेटरी रैंक या तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक का हो सकता है। सी, रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन एज ए इंटरमीडिएटरी सुपरवाइजरी टीयर सैंडविच्ड बिटवीन स्टेट सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड यूनिट। बेसिकली देखो इसको क्या बोला गया, सैंडविच बिटवीन स्टेट सेक्रेटरीट। हमारा मान लीजिए स्टेट सेक्रेटरीट है लखनऊ में, हमारा क्या है, स्टेट सेक्रेटरीट है, और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है। तो इनके बीच क्या है, सैंडविच हुआ है हमारा क्या, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए इसको क्या बोला गया, सैंडविच। सुपरवाइजरी रोल के लिए रखा गया। बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उनको क्या करे, सुपरवाइज करे। डीएम 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 इनको कौन सुपरवाइज करेगा, हमारा डिविजनल कमिश्नर। और डिविजनल कमिश्नर कहां से कंट्रोल होगा, स्टेट सेक्रेटरीट से। स्टेट सेक्रेटरीट का हेड कौन रहेगा, चीफ सेक्रेटरी रहेगा। और डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन रहेगा, डिविजनल कमिश्नर रहेगा। और जो सारे हमारे फील्ड यूनिट है डिस्ट्रिक्ट, उनका हेड कौन रहेगा, डीएम रहेगा। तो देखिए जो पर्पज इसका पोस्ट का क्रिएट करने का पर्पज था, कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड यूनिट है, जो डिस्ट्रिक्ट है, छोटे छोटे फील्ड यूनिट है, उनको इफेक्टिवली अच्छे से सुपरवाइज कर सके कौन, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट सेक्रेटरीट। स्टेट सेक्रेटरीट में कौन करेगा, चीफ सेक्रेटरी। अब देखिए बात यहाँ पे आता है कि चीफ सेक्रेटरी डायरेक्ट क्यों डीएम को, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनको डायरेक्ट क्यों नहीं कंट्रोल कर पाया चीफ सेक्रेटरी। तो अगर आप देखेंगे चीफ सेक्रेटरी अकेले अगर कंट्रोल करेगा, तो अगर यूपी की बात करें तो वहां पे कितने डिस्ट्रिक्ट है, 75 डिस्ट्रिक्ट है। तो 75 डिस्ट्रिक्ट के जो हेड होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, डीएम को क्या करेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा चीफ सेक्रेटरी को। तो चीफ सेक्रेटरी के पास क्या है, मतलब बर्डन ज्यादा हो जाएगा और उतना अच्छा सुपरवाइज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का, जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है। स्पैन ऑफ कंट्रोल आप लोग को पता होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं क्या होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट होता है जिनको डायरेक्टली एक सुपरवाइजर सुपरवाइज कर सकता है। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट टू हुम सुपरवाइजर डायरेक्टली कैन सुपरवाइज। मतलब यहाँ पे सुपरवाइजर हमारा कौन हुआ, चीफ सेक्रेटरी हुआ। सबऑर्डिनेट कौन हुआ, डीएम हुए। तो डीएम को क्या कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है। तो क्या होगा, डायरेक्टली कर रहा है। तो इसमें देखिए बहुत सारे डीएम हो गए, तो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट क्या है, बहुत ज्यादा होगा। और इस देखिए क्या हुआ, एक प्रकार से, तो देखिए जो स्पेन ऑफ कंट्रोल होता है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा क्या होता है, नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल होता है, और एक होता है ब्रॉड स्पेन ऑफ कंट्रोल होता है। तो इसको नैरो को क्या बोलते हैं, बेसिकली टॉल स्पेन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। बेसिकली क्या है, टाइप है स्पेन ऑफ कंट्रोल के टाइप।
स्पैन ऑफ कंट्रोल के। तो देखिए इसमें बेसिकली अंतर क्या है, डिफरेंस की बात करें तो जो नैरो ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है बेसिकली क्या होता है, टॉल होता है। इसमें एक सुपरवाइजर क्या होगा, 2 या 3 सुपरवाइजर को कंट्रोल करेगा, देन उसके बाद एक करेंगे 2 या 3 ऐसे ऐसे करेंगे, तो क्या होता है एक नैरो इसका शेप बनेगा, टाल होता जाएगा, लंबा होता जाएगा। तो इसका क्या पर्पज है, इसका बेनिफिट इसमें क्या होगा कि जो सुपरवाइजर होगा 2 या 3 या 4 ऐसे मतलब कम सबॉर्डिनेट को सुपरवाइज करेगा, तो क्या करेगा इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है, तो इसका एक फायदा हुआ। और वहीं ब्रॉड स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि जो एक सुपरवाइजर होता है वो अपने अंडर डायरेक्टली 6 से 9 सबॉर्डिनेट को सुपरवाइज करता है। देन इसके बाद ऐसे 6 से 9, तो क्या हुआ हमारे पास फ्लैटन हो गया, फ्लैट हो जाता है, तो इसमें क्या होगा सबॉर्डिनेट ज्यादा हो जाता है, तो सुपरवाइजर क्या होता है इफेक्टिवली सुपरवाइज नहीं कर पाता, ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता। तो जस्ट यही पर्पज है कि जो डिविजनल कमिश्नर को लाया गया, ताकि हमारा जो चीफ सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी सीधे किसको सुपरवाइज करे, डिविजनल कमिश्नर को सुपरवाइज करे, और डिविजनल कमिश्नर किसको करेगा, डीएम को करेगा। तो देखिए हमारा क्या हुआ, नैरो, नैरो मतलब टाल स्पैन ऑफ कंट्रोल हुआ। तो इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा जो सुपरवाइजरी नेचर हो जाएगी वो अच्छा हो जाएगा, और जो हमारे डीएम का जो सॉरी चीफ सेक्रेटरी का जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। सी फंक्शन एज ए इंटरमीडिएटरी सुपरवाइजर टीयर सैंडविच बिटवीन स्टेट सेक्रेटरीट जो हेडक्वार्टर एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड यूनिट, इट डिवाइड्स लार्ज स्टेट इनटू मैनेजेबल एडमिनिस्ट्रेटिव क्लस्टर कॉल्ड डिवीजन। मैंने बता दिया जो कि लार्ज जैसे कोई स्टेट हो गया उसको बेसिकली छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में बांट दिया जाता है, जिसको डिवीजन बोलते हैं, वही यहाँ पे बात कर रहा है। आइए देखते हैं, जैसे हमारा देखिए क्या हुआ, हेड स्टेट हेडक्वार्टर हुआ जो कि चीफ सेक्रेटरी हेड करता है, जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं। जस्ट उसके बाद हमारा क्या हुआ, डिविजनल कमिश्नर आता है, जिसको रीजनल टायर भी बोलते हैं, जो बेसिकली सुपरविजन अच्छे करने के लिए, कोऑर्डिनेशन अच्छे करने के लिए, अपील्स के लिए, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए ये पोस्ट क्रिएट किया गया है। जस्ट उसके बाद हमारी लेवल कौन से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट फील्ड यूनिट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 1, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 2, लाइक वाइज। जस्ट डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारा क्या आता है, सब डिवीजन आता है, जिसको हम मैनेज हमारा क्या करता है, एसडीएम मैनेज करता है। देन उसके बाद तहसील, देन उसके बाद ब्लॉक, देन उसके बाद विलेज, लाइक वाइज ये पूरा स्टेट हियरकी की अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर तो होता है। अब बात करते हैं कि इसके पर्पस क्या क्या है। पर्पस देखिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सो प्रिवेंट स्टेट सेक्रेटरीट बर्नआउट, मतलब स्टेट सेक्रेटरी बर्नआउट मतलब कि जो वर्कलोड होता है चीफ सेक्रेटरी का उसको प्रिवेंट करने के लिए, बेसिकली नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल करने के लिए, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल करने के लिए, जिसमें क्या होगा सबॉर्डिनेट कम हो जाएंगे, डायरेक्टली जो चीफ सेक्रेटरी के जो सबॉर्डिनेट होंगे वो कम हो जाएंगे। तो सी देखिए, चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरीज कैन नॉट इफेक्टिवली मॉनिटर 30 to 75 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स विदाउट एन इंटरमीडिएटरी सुपरवाइजरी फिल्टर। तो इसीलिए क्या है, हमारा डिविजनल कमिश्नर क्रिएट किया गया, ताकि कम थोड़े से जो बीच के इंटरमीडिएटरी लेवल आ जाएगा, जैसे सबॉर्डिनेट कम होंगे, तो जो चीफ सेक्रेटरी क्या होगा, अपना जो सुपरवाइजरी नेचर हो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। सेकेंड पर्पज देखिए, रीजनल सिनर्जी मीन्स प्रमोट्स यूनिफाइड प्लानिंग अक्रॉस एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट, शेयरिंग कॉमन रिवर बेसिन, जियोग्राफिक टेरेन एंड सोशियो इकोनॉमिक डायनेमिक्स। देखिए रीजनल सिनर्जी मतलब जाके डिफरेंट डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनमें सिनर्जी बेसिकली क्रिएट किया जाएगा। जैसे एक मिल लीजिए हमारे यहाँ के डिवीजन 1 है, डिवीजन एलक्यू डिवीजन है, तो एलक्यू डिवीजन के अंदर मान लीजिए 6 डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे 6 डिस्ट्रिक्ट है, तो 6 डिस्ट्रिक्ट में देखिए जो प्लानिंग होगी वो डिविजनल लेवल पे प्लानिंग कर दिएगा, और वही प्लानिंग सेम सारे डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, सेम होगा। और मान लीजिए इन डिस्ट्रिक्ट के बीच कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको अच्छे से क्या किया जाए, रिजॉल्व कर सके, डिविजनल कमिश्नर कर देगा। तो एक क्या करता है, एक सिनर्जी क्रिएट करता है, रीजनल सिनर्जी। नेक्स्ट, इंटर डिपार्टमेंटल अलाइनमेंट। इंटर डिपार्टमेंटल अलाइनमेंट मतलब ब्रिंग टुगेदर अन अलाइनमेंट रीजनल ऑफिसर्स, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ, पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन अंडर वन एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला। यही कि यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, अगर उनके बीच कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है तो क्या होगा, एक सिंगल अम्ब्रेला मतलब एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के अंदर सारे रहेंगे, तो एक अलाइनमेंट अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तो चीजें क्या होगी, डिसीजन लेने में इजी होगा और इंप्लीमेंट अच्छे से हो जाएगा।
अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल इवोल्यूशन इन टाइमलाइंस का, कि क्या रीजन था, इसको कब क्रिएट किया गया, किसके द्वारा क्रिएट किया गया। जो शुरू में क्रिएट किया गया था उसमें डिविजनल कमिश्नर का क्या पर्पज सोच के क्रिएट किया गया। तो देखिए जो पोस्ट क्रिएट किया गया 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो कि गवर्नर जनरल उस समय के थे। बेसिकली ये पोस्ट बंगाल में क्रिएट किया गया था और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सुपरवाइज करने के लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बेसिकली रोल उस समय क्या था, टैक्स रिवेन्यू टैक्स को क्या करना, कलेक्ट करना। तो क्या हो अच्छे से कलेक्ट कर सके, तो जो हमारा जो कंपनी थी, कंपनी बेसिकली इसको पोस्ट को क्रिएट की इंटरमीडिएटरी पोस्ट के लिए, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनको सुपरवाइज कर सके। सी ब्रिटिश ऑरिजिन 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंग स्टेबलाइज द बंगाल रेवेन्यू कमिश्नर्स रेगुलेशन फर्स्ट ऑफ 1829। कमिश्नर ओरिजिनली कंबाइंड रेवेन्यू कलेक्शन, जुडिशियल ट्रायल पावर्स एंड पुलिस सुपरविजन। तो देखिए जो बेसिकली जो पोस्ट क्रिएट किया गया था उसका पर्पस था रेवेन्यू कलेक्शन, जुडिशियल ट्रायल पावर्स एंड पुलिस सुपरविजन। 3 फंक्शन के लिए क्रिएट किया गया था। और कहाँ क्रिएट किया गया था, बंगाल में, इसलिए इसको बंगाल रेवेन्यू कमिश्नर रेगुलेशन बोला गया है, जो कि रेगुलेशन ऑफ 1829 के थ्रू क्रिएट किया गया था। देन इसका जो पावर हुआ उसका बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर हुआ अंडर द ब्रिटिश इरा इटसेल्फ। 1830 से 1850 तक जुडिशियल ट्रायल ड्यूटीज वर ग्रेजुअली ट्रांसफर टू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के बीच क्या हुआ, ट्रांसफर कर दिया गया। लिविंग द कमिश्नर फोकस्ड ऑन रिवेन्यू, एग्जीक्यूटिव, पुलिस सुपरविजन एंड जनरल ओवरसाइट। और क्या हुआ, उसके बाद हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उनको बेसिकली रिवेन्यू में और पुलिस सुपरविजन एंड जनरल ओवरसाइट में कर दिया गया। जो जुडिशियल ट्रायल था उसको बेसिकली सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच डायल्यूट कर दिया गया। देन बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस डायनेमिक्स की बात। तो सेवरल स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र experiment with abolishing and recreating the office based on administrative recommendation and political priorities। देखिए जैसे महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ पे जो डिविजनल कमिश्नर का पोस्ट एबोलिश कर दिया गया, फिर उसको रिक्रिएट भी किया गया दोबारा। जस्ट ये देखा गया कि क्या इसको हटा सकते हैं नहीं, क्योंकि एक जस्ट इंटरमीडिएटरी फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, हमारे ऑफिशियल को जस्ट एक और उनका साइज बढ़ा रहा है। सी मोस्ट मेजर पॉपुलस स्टेट्स यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी, पंजाब लाइक दिस रिटेन एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। क्या इनको मतलब कि ऐसे जो यहाँ पे स्टेट दिए गए, यहाँ पे अभी भी डिविजनल कमिश्नर का पोस्ट है, और जो यहाँ एबोलिश कर दिया गया था यहाँ पे भी रिक्रिएट कर दिया गया है। नाउ कम टू द प्रोफाइल एंड कोर फंक्शन ऑफ डिविजनल कमिश्नर। तो स्टेटस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफाइल। सो सीनियर ऑफिसर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IS holding the rank secretary or principal secretary to the state government, 16 से लेकर 24 years of service जिनका हुआ रहेगा। पोजीशन थियरिकली above डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद इन द रीजनल डिविजनल। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा क्या सा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होगा, IS अफसर होगा, जो कि सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का रैंक होल्ड किया रहेगा। वो हमारे जो DM से ऊपर रैंक का होगा वो बेसिकली डिविजनल कमिश्नर होगा। नाउ की फंक्शन का उसके बात करते हैं फंक्शन डोमेन की। तो उसका बेसिकली फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा डिविजनल कमिश्नर। तो पहला हम डोमेन देखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन। एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन बेसिकली क्या होता है, सी कंडक्ट एनुअल एंड पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, सब डिविजनल ऑफिसेस, तहसील कोर्ट्स एंड रेवेन्यू ऑफिसेस। मतलब कि सुपरवाइजरी रोल परफॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं सुपरवाइजरी कंट्रोल। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल में बेसिकली जो इसके डिवीजन के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, जैसे वाराणसी डिवीजन के अंदर कितने हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट है, गाजीपुर, वाराणसी सेल्फ, जौनपुर, चंदौली। तो बेसिकली जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, इनमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी उसको सुपरवाइज करेगा, यहाँ पे इंस्पेक्शन करेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इन एडमिनिस्ट्रेशन के जो सब यूनिट्स है, जैसे सब डिवीजन हो गया जो कि SDM मैनेज करता है, तहसील हो गया जो तहसीलदार होता है हेड, ब्लॉक हो गया जो BDO होता है,
देन हमारा लास्टली विलेज आएगा। तो इतने जो फील्ड होंगे इनका भी इंस्पेक्शन करेगा कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है सही। तो इसी को बोलते हैं हम सुपरवाइजरी कंट्रोल, जिसको बोलते हैं सुपरवाइजरी कंट्रोल। नेक्स्ट देखिए, राइट एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एसीआर जिनको बोलते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो जो इसके अंदर सारे डीएम होंगे, एसडीएम होंगे, तहसीलदार होंगे, बीडीओ होंगे, तो उनका बेसिकली एआर देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड रीजनल डिपार्टमेंटल हेड। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा और जो रीजनल डिपार्टमेंट के हेड होंगे उनका एआर, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, अप्रेजल रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो कौन राइट करता है? हमारा डिविजनल कमिश्नर फिल करता है। तो देखिए एक एसीआर राइटिंग भी करता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, किसका? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और रीजनल जो हेड्स होंगे उनका। तो ये हुआ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन में क्या करेगा? दो फंक्शन याद कीजिएगा, सुपरवाइजरी कंट्रोल जिसपे इंस्पेक्शन वगैरह करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा चल रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन में एसीआर लिखेगा, अप्रेजल रिपोर्ट लिखेगा अपने सबऑर्डिनेट्स का। नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करते हैं तो जो आता है हमारा रिवेन्यू अपीलेटेड अथॉरिटी। रिवेन्यू अपीलेटेड अथॉरिटी मतलब कि रिवेन्यू कोर्ट का भी काम करता है। तो रिवेन्यू कोर्ट मतलब जैसे देखिए जो रिवेन्यू मैटर्स के डिस्प्यूट्स होते हैं, लैंड डिस्प्यूट होते हैं, उनमें उनका भी जो सुनवाई होता है अपीलेट करता है हमारा डिविजनल कमिश्नर करता है। बट कहाँ से आएगा हमारा? पहले तहसील से उठता, तहसील करेगा सुनवाई, अगर वहां पे मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर एसडीएम सब डिवीजन लेवल पे, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देन हमारा क्या आता है डिविजनल लेवल पे, देन का आता है बोर्ड ऑफ रिवेन्यू जो कि हाईएस्ट एपेक्स रिवेन्यू कोर्ट होता है, वहां जाएगा। तो देखिए हियर सीनियर अपील्स अगेंस्ट रिवेन्यू डिसीजन पास बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अंडर स्टेट लैंड रिफॉर्म कोर्ट, जिनको बोलते हैं हाईएस्ट रिवेन्यू कोर्ट। देखिए हाईएस्ट है बट एपेक्स नहीं है। एपेक्स कौन सा है हमारा? बोर्ड ऑफ रिवेन्यू है। जस्ट बोर्ड ऑफ रिवेन्यू से पहले हमारा डिविजनल कमिश्नर सुनवाई करता है लैंड डिस्प्यूट, अगर वहां पे जो सुनवाई होता है उसको हम कहाँ पे कोर्ट कर सकते हैं? बोर्ड ऑफ रिवेन्यू तक जाएंगे, तो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू का फाइनल डिसीजन होता है। बट जो हमारा डिविजनल कमिश्नर है उसको भी हाईएस्ट रिवेन्यू कोर्ट भी बोलते हैं। एंड सुपरवाइज लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेशन, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस एंड मेंटेनेंस ऑफ डिजिटल लैंड रिकॉर्ड, जिसको लैंड अपील्स भी बोलते हैं। तो अगर हम बात करें रिवेन्यू अपीलेटेड अथॉरिटी में तो दो फंक्शन परफॉर्म करता है, एक रिवेन्यू कोर्ट का, एक लैंड अपील्स का। लैंड अपील्स में मतलब कि जो लैंड रिकॉर्ड का डिजिटल डेटा मेंटेनेंस होगा, लैंड एक्विजिशन होगा, लैंड रिफॉर्म के लिए जो पॉलिसीज वगैरह होंगे सब में सपोर्ट करेगा, तो उसको बोलते हैं लैंड अपील्स एक। और लैंड का जो अपीलेटेड सुनवाई करेगा उसको बोलेंगे हाईएस्ट रिवेन्यू कोर्ट। नेक्स्ट पर फंक्शन देखिए इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। तो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी बेसिकली करेगा, तो उसमें दो फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन मतलब जो सेम डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उनके बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेगा और इनके बीच जो भी डिस्प्यूट्स होगा उसको रिजॉल्व भी करेगा। सी एक्ट एज द रीजनल हब फॉर इंटर डिस्ट्रिक्ट एंड मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, जैसे पीडब्ल्यूडी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फॉरेस्ट्री, इनके बीच क्या करेगा? कोऑर्डिनेशन करेगा। इनके बीच कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है उसको भी रिजॉल्व करेगा। सी रिजॉल्व्स इंटर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव राइवलरीज एंड डिस्प्यूट ओवर वाटर रिसोर्स, जैसे दो डिस्ट्रिक्ट्स हो गए अगर इनके बीच कोई वाटर रिसोर्स के बीच राइवलरी मतलब झगड़ा होता है उसको भी रिजॉल्व करेगा हमारा डिविजनल कमिश्नर। नेक्स्ट डोमेन की बात करें तो क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट डोमेन में अगर हम देखें तो इसमें दो फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक तो रीजनल क्राइसिस लीड, मतलब रीजनल क्राइसिस का जो लीडर होगा एक डिजास्टर रिस्पांस में परफॉर्मेंस करेगा। मतलब कि जो भी फ्लड वगैरह आएगा, डिजास्टर होगा, तो उनमें क्या करेगा? एक क्राइसिस लीडर परफॉर्म करेगा और जो भी डिजास्टर रिस्पांस होगा वहां प्रोवाइड करवाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में, जिसके अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट आएंगे उनमें। सी कमांड मल्टी डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, ड्राउट, साइक्लोन और सीवियर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन। या तो जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो जा रहा है तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराएगा। मान लीजिए इस डिस्ट्रिक्ट से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को उठा के यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना ताकि यहाँ का लॉ ऑर्डर मेंटेन बना रहे, तो लाइक दिस ऐसा करता रहेगा अपना काम। एंड कोऑर्डिनेट मिलिट्री एड, एनडीआरएफ डिप्लॉयमेंट एंड स्टेट इमरजेंसी रिलीफ ऑपरेशन। तो सारा देखिए स्टेट इमरजेंसी रिलीफ ऑपरेशन जो होगा
सारा डिप्लॉयमेंट, एनडीआरएफ डिप्लॉयमेंट, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सब कुछ हमारा कौन करता है? डिविजनल कमिश्नर करता है। तो इसको हम बोलते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। नेक्स्ट डोमेन की बात करें तो इलेक्टोरल एंड डेमोक्रेटिक ओवरसाइट। इलेक्टोरल एंड डेमोक्रेटिक ओवरसाइट मतलब जो इलेक्शन होगा उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करेगा। तो इलेक्टोरल एंड डेमोक्रेटिक ओवरसाइट में दो परफॉर्मेंस है उसका। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑब्जर्वर का रोल परफॉर्म करेगा, ईसीआई ऑब्जर्वर, एंड रिटर्निंग ऑफिसर का रोल परफॉर्म करेगा। सी, फंक्शन एज ए इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर जो इलेक्टोरल रोल बनाया जाता है जिसमें सब का नाम होता है, उसको बनाने के लिए ए भी इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर का ड्यूटी परफॉर्म करेगा, जिसको डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एंड एक्ट एज ए रिटर्निंग ऑफिसर आरओ हर काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेयर मैप्ड। नेक्स्ट डोमेन की बात करें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाइजनिंग। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाइजनिंग की भी काम करेगा, जो कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो कि रूरल एंड अर्बन एरिया के लिए बनाया गया है, एंड पीआरआई ओवरसाइट पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ओवरसाइट का भी रोल परफॉर्म करेगा। तो आइए देखते हैं दोनों होता क्या है। सी, एडमिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस टू इलेक्टेड हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो मेयर होते हैं, जिला परिषद होते हैं, चेयरपर्सन इन सेवरल स्टेट्स, एंड एक्साइज स्टेट्यूटरी सुपरवाइजरी पावर्स एंड ओवर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो देखिए जो हमारे मेयर्स वगैरह होते हैं, जिला परिषद के जो चेयरमैन होते हैं, उनका ओथ ऑफ ऑफिस लेता है कौन? हमारा डिविजनल कमिश्नर लेगा। और जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली जो अर्बन बॉडीज एंड लोकल बॉडी रूरल बॉडीज में है, वहां पे जो भी स्टेट्यूटरी सुपरवाइजरी पावर परफॉर्म करना होगा वो भी परफॉर्म करेगा हमारा डिविजनल कमिश्नर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या रोल परफॉर्म करता है। बेसिकली जो वहां पे पॉइंट हाईलाइट किए हैं यही डायरेक्ट एमसीक्यू में आते हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है द ग्रेट डिबेट, फिफ्थ व्हील वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव पिलर। तो देखिए जो हमारा ये जो पोस्ट है डिविजनल कमिश्नर का, इसके बीच लेके बहुत सारा डिबेट चला था। तो इसको बीच में क्या किया था, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब गवर्नमेंट ने इसको एबोलिश कर दिया था, बट फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंट के लिए फिर इसको रिटर्न किया। तो इसके बीच में बहुत बड़ा डिबेट चलता है। तो कुछ डिबेट है, इसको फिफ्थ व्हील थेसिस बोलते हैं, और जो इनके फेवर में चलते हैं उसको बोलते हैं इसेंशियल ब्रिज थेसिस। तो मतलब कि इसको मतलब हटाने के लिए और इसको लाने के लिए कुछ ऐसा मान लीजिए एक डिबेट है। तो बेसिकली जो थेसिस आता है यूपीएससी मेंस राइटिंग में और यूजीसी नेट में जो असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाता है। और यूपीएससी मेंस राइटिंग में तो बहुत बार पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो देखिए जो आर्गुमेंट अगेंस्ट हुआ है फिफ्थ व्हील थेसिस को लेके, उसमें बताया गया एडमिनिस्ट्रेटिव बोटलनेक मतलब क्रिएट्स एन एक्स्ट्रा इंटरमीडिएटरी टियर बिटवीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड स्टेट सेक्रेटरिएट डिलेइंग फाइल क्लियरेंस। तो जो अगर आप देखिए जो इसमें लिखने के लिए आएगा कि फिफ्थ व्हील थेसिस लिखिए, आर्गुमेंट अगेंस्ट में लिखिए कि ये जो डिविजनल कमिश्नर का जो पोस्ट है वो उसको मतलब एबोलिश कर दिया जाए, क्यों कर दिया जाए। तो उसके यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, डायरेक्ट ये पॉइंट देख के आप एनालाइज कर सकते हो, क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बोटलनेक मतलब कि एक इंटरमीडिएटरी पोस्ट क्रिएट है, जो कि एक एक्स्ट्रा पोस्ट है जो स्टेट सेक्रेटरीट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच क्रिएट किया गया है। क्योंकि हमारा चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज कर सकता है। तो इससे क्या होगा, एक अच्छा सुपरवाइजरी हो जाएगा। उसमें क्या होगा, जो डिसीजन डिलेइंग होता है वो हट जाएगा। दूसरा, डाइल्यूशन ऑफ डीएम अथॉरिटी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन यंग डायनेमिक कलेक्टर्स एंड स्टेट मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज गेट डिलेड आर इंटरसेप्टेड। और इसमें क्या होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा। जो हमारे यंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे डायरेक्टली जो स्टेट सेक्रेटरीज होगा, जो मिनिस्टर्स होंगे उनके भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेगा। एंड पोस्ट ऑफिस फंक्शन, और जो हमारा डिविजनल कमिश्नर है बेसिकली पोस्ट ऑफिस फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। लाइक क्रिटिक आर्ग्यू दैट इन मॉडर्न टाइम्स विथ इंस्टेंट टेलीकॉम एंड डिजिटल गवर्नेंस कमिश्नर ऑप्टेन मेरली फॉरवर्ड लेटर बैक एंड फोर्थ। देखिए बताया गया कि जैसे डिजिटल के टाइम में जो फाइल्स वगैरह होते हैं सब डायरेक्टली मूव कर किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि इंटरमीडिएटरी फंक्शन लाया जाए। एंड डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन, देखिए स्पेशलाइज्ड लाइन डिपार्टमेंट्स हेल्थ पीडब्ल्यूडी पुलिस जो कि डिपार्टमेंट है, लाइन डिपार्टमेंट ऑलरेडी हैव डायरेक्ट स्टेट लेवल डायरेक्टोरेट
मेकिंग रीजनल कोऑर्डिनेशन रिडोनेंट। तो देखिए बताया गया कि जो स्पेशलाइज डिपार्टमेंट हो गए जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, इनमें क्या है स्टेट लेवल के डायरेक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन करते हैं हमारे स्टेट हेडक्वार्टर से। तो जस्ट एक बीच का इंटरमीडिएटरी जो डिवीजन है उसकी जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आर्गुमेंट अगेंस्ट बोला गया है। अब देखते हैं आर्गुमेंट इन फेवर क्या बोलता है। अब देखिए अगेंस्ट में अगर फेवर में बात करें तो जिसको इसेंशियल ब्रिज थेसिस बोलते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा सीनियर मेंटरशिप। सीनियर मेंटरशिप मतलब देखिए जो हमारे डीएम होते हैं बेसिकली यंग एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, अफसर होते हैं जिनका बेसिकली 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस होता है। और जो हमारे डिविजनल कमिश्नर होते हैं वो क्या होता है सीनियर कमिश्नर्स होते हैं जिनको 16 से 20 या 24 साल का एक्सपीरियंस होता है, मेच्योर होते हैं। तो एक क्या होगा, एक जो मेच्योरिटी लेवल होगी बहुत ज्यादा होगी। तो जो सुपरवाइजरी नेचर परफॉर्म करेगा हमारा डिविजनल कमिश्नर अच्छा सा परफॉर्म करेगा। सी डीएम्स आर रिलेटिवली यंग आईएएस ऑफिसर, सीनियर कमिश्नर्स प्रोवाइड मेच्योर गाइडेंस ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस। नेक्स्ट हमारा इफेक्टिव स्पैम ऑफ कंट्रोल। तो मैंने आपको बता दिया कि जो इफेक्टिव स्पैम ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि अगर चीफ सेक्रेटरी डायरेक्ट डीएम को सुपरवाइज करेगा तो डीएम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 70, 75, 60 ऐसे डीएम रहेंगे। तो क्या होगा, सुपरवाइजरी नेचर मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारा डिविजनल कमिश्नर होना बहुत ही जरूरी है। देन रीजनल स्केल सिनर्जी। और देखिए जो ऐसे प्रोजेक्ट स्पैनिंग मल्टी डिस्ट्रिक्ट लाइट एक्सप्रेसवे, कैनाल नेटवर्क, रीजनल हेल्थ ग्रिड रिक्वायर्ड रीजनल कोऑर्डिनेशन। अब जैसे सिनर्जी के लिए देखिए जैसे कोई रोड बन रहा है तो रोड डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट होके गुजरेगा, तो उनके बीच एक सिनर्जी क्रिएट हो ताकि अच्छे से कोऑर्डिनेट हो सके। इसके लिए भी एक हमारा डिवीजन होना जरूरी है। एंड न्यूट्रल आर्बिट्रेटर मींस प्रोवाइड्स एन अनबायस्ड सीनियर व्यू ऑन पॉलिटिकल प्रेशर एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि एक यूनिफाइड प्लानिंग हो, क्योंकि अगर डिविजनल लेवल पे हम प्लान कर रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आएंगे, तो क्या होगा एक प्लानिंग यूनिफाइड होगा, पॉलिटिकल न्यूट्रल होगा। तो ये जस्ट कुछ पॉइंट है जिनको आप लिख सकते हो अपने आंसर राइटिंग्स में। सी यूपीएससी मेंस सिंथेसिस और कंक्लूजन स्टैंड पॉइंट में आप लिख सकते हो कि द पोस्ट ऑफ डिविजनल कमिश्नर शुड नॉट बी इवेल्युएटेड एज अ मेरे पोस्ट ऑफिस बट एज अ स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशन फॉर रीजनल कोऑर्डिनेशन in an era of multi-district development initiatives and disaster management. The office provides indispensable supervisory maturity provided routine procedural delays are minimized through administrative technology. तो ये आप फेवर में एक पॉइंट कंक्लूजन में डाल सकते हो आप लोग। नाउ की कमीशन एंड स्टेट वाइज वेरिएशन, कुछ कमीशन आए जिनका अपना रिकमेंडेशन है उसको देखते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 का, उसने अपना क्या रिकमेंडेशन दिया है, व्यू पॉइंट है उसके। स्ट्रांगली रिकमेंडेड द रिटेंशन एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ डिविजनल कमिश्नर्स टू इंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डेवलपमेंट डिपार्टमेंटल एट द रीजनल लेवल। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 का, इसने बेसिकली रिटेंशन एंड स्ट्रेंथिंग मतलब कि उसको रिटेन किया जाए और स्ट्रेंथ पावरफुल बनाया जाए डिविजनल कमिश्नर को, किसके लिए, इफेक्टिव डेवलपमेंट के लिए। एंड सेकेंड एआरसी जो हमारा 2005 से लेकर 2009 तक है, उसका रिकमेंडेशन देखिए, फोकस्ड ऑन सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड रिकमेंडेड स्ट्रीमलाइनिंग रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव टियर टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन, एम्फेसाइजिंग डेलीगेटेड अथॉरिटी टू लोकल बॉडीज। तो देखिए जो हमारा एआरसी है बेसिकली क्या किया है, इसको स्ट्रीमलाइन रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव टियर टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन, मतलब स्ट्रीमलाइन करने के लिए बोला गया है, मतलब एबोलिश करने के लिए बोला गया है ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्या हो, प्रिवेंट हो सके। देन स्टेट वेरिएशन, नॉन डिविजनल स्टेट, कुछ स्टेट वेरिएशन आया जिसमें स्मॉलर स्टेट लाइक गोवा, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय डू नॉट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ड्यू टू स्मॉल जियोग्राफिक एरिया एंड लोअर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए क्या है, कुछ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट स्टेट है लाइक गोवा, सिक्किम, इनके पास क्या है, इनके जियोग्राफिकल एरिया बहुत छोटा है, इसमें डिस्ट्रिक्ट बहुत कम है, तो यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट वाली है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इन्होंने बेसिकली एक ने क्या किया, रिटेंशन स्ट्रेंथिंग के लिए, और दूसरे ने क्या किया है, स्ट्रीमलाइन रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव टियर टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। नाउ सी क्विक रिवीजन समरी एग्जाम फ्लैश कार्ड के रूप में देखिए,
तो ईयर ऑफ क्रिएशन तो बेसिकली 1829 अंडर द बंगाल रिवॉल्यूशन ऑफ 1829 बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा इन 1829 में पोस्ट क्रिएट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करें तो बेसिकली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, जस्ट स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। एंड कैडर रैंक की बात करें तो आईएएस ऑफिसर ऑफ सुपर टाइम स्केल, जो एबव सुपर टाइम स्केल, जो कि 16 से 24 ईयर्स के आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो कि रैंक ऑफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का होते हैं, उनको बेसिकली डिविजनल कमिश्नर बनाया जाता है। एंड सिपरेशन ऑफ जुडिशरी का सिपरेशन हो गया था। सी जुडिशियल क्रिमिनल ट्रायल पावर रिमूव्ड पोस्ट 1830 से 1850 के बीच क्या हुआ, जो जुडिशरी पावर था उसको बेसिकली हटा दिया गया है। अंडर आर्टिकल 15 प्रिंसिपल्स रिटेनिंग ओनली रेवेन्यू अपील जुरिडिक्शन, जो ओनली लैंड रिक्विजिशन का जो लैंड का मामला है, बस उसी को क्या करेगा, उसी में जुडिशरी का रोल, क्वासी जुडिशरी का रोल परफॉर्म करेगा। बाकी जो जुडिशरी का रोल है उसको 1830 के बाद हटा दिया गया। एंड इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन में भी आरसीआई का काम करेगा, ऑब्जर्वर का काम करेगा, आरओ रिटर्निंग ऑफिसर का काम करेगा। नाउ सी प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यूजीसी नेट एंड यूपीएससी। तो देखिए जो इससे क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, यूजीसी नेट में किस टाइप के आएंगे और यूपीएससी मेंस राइटिंग में किस टाइप के आएंगे, तो उसको भी देखना आपको बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग आइडिया लगा सके किस टाइप का क्वेश्चन प्रिपेयर होगा। तो देखिए यूजीसी नेट का क्वेश्चन है बेसिकली पीवाईक्यूज है। सी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिविजनल कमिश्नर। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली 1 2 3 तीन स्टेटमेंट है, तो डिविजनल कमिश्नर के रिगार्डिंग में पूछा गया है। तो देखिए द पोस्ट वाज क्रिएटेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखिए गलत है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में क्रिएट किया गया था। डिविजनल कमिश्नर राइट द एसीआर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी सही है, डीएम है डिस्ट्रिक्ट का, जो एसीआर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट राइट करता है, तो पोस्ट सही है। ऑल स्टेट इन इंडिया मैंडेटरी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजनल अंडर आर्टिकल 379, जो छोटे स्टेट्स हैं गोवा सिक्किम इस सब में नहीं है। तो देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। तो यहाँ पे स्टेट आंसर देखिए फर्स्ट में 1 and 2 ओनली 2, तो देखिए ओनली 2 ऑप्शन बी सही है। एंड यूपीएससी मेंस में देखिए जो 15 मार्क्स का 250 वर्ड में लिखने के लिए आता है, तो किस टाइप का आता है। सी द ऑफिस ऑफ डिविजनल कमिश्नर इज ऑफ्टन क्रिटिसाइज्ड एज अ फिफ्थ व्हील इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, एट इट कंटिन्यू टू सर्व एज एन imperative regional coordinator, critically examine the relevance of divisional commissioner in modern public administration। तो देखिए बेसिकली पूछा गया है यूपीएससी मेंस में, यूपीएससी मेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूछा गया क्वेश्चन है और इसको लिखना बहुत ही इजी है। देखिए इसमें बेसिकली फिफ्थ व्हील थेसिस और रीजनल ब्रिज थेसिस लिखना है आपको, बस दोनों क्रिटिकली एग्जामिन किया गया, जिसमें आपको पॉइंट वाइज लिखना है। इसमें जस्ट आप 2 पॉइंट बना दीजिएगा, फिफ्थ व्हील थेसिस एंड रीजनल ब्रिज थेसिस। तो दोनों में देखिए जो फिफ्थ व्हील थेसिस में आप बेसिकली लिख दीजिएगा बोटल नेक या इंटरमीडिएटरी लेवल लिख दीजिएगा, वहां पे बेसिकली क्रिटिसाइज कर दीजिएगा कि एक एक्स्ट्रा बर्डन है, इंटरमीडिएटरी लेवल है। देखिए ये वाला पॉइंट आप याद कर लीजिए, यही डायरेक्ट लिखिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बोटल नेक, डायल्यूशन ऑफ डीएम अथॉरिटी, पोस्ट ऑफिस फंक्शन एंड डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। तो कुछ ये पॉइंट्स है, इनको लिख के आप अच्छा मार्क्स अटेंड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो यूजफुल होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग अपना पॉइंट वाइज जैसे जिसको हो सके उस टाइप से अपना नोट्स बना ले। और किसी को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ पे मैं इसको सेंड कर दूंगा, आप लोग इसको ले लीजिएगा, और ताकि बस को रिवीजन करते रहे, आप लोग को नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि ऐसे अपडेट्स यूजीसी नेट से रिलेटेड आप लोग को मिलते रहे, और ऐसे फ्री पीडीएफ्स और स्लाइड आपको एक्सक्लूसिवली मिल जाए हमारे चैनल पे। तो थैंक यू।